सारे बिलों को अगर आप रोकेंगे तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कमजोरी आएगी। तो निश्चित रूप से एक बात ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के 10 बिल राज्यपाल के पास पड़े हुए थे और राज्यपाल उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे, तो उसने एक टाइम फ्रेम किया। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आप 3 महीने से ज़्यादा कोई बिल लटका के नहीं रख सकते हैं। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है जो महामहिम उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ ने इसके बारे में बोला, वो कि उन्होंने कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोलते बोलते राष्ट्रपति तक पर टिप्पणी कर दी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी पे कब्जा जमा रखा है, कहीं ना कहीं इनकी ये मंशा है, इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल मोनोपोली कर करके स्टे कोई मैटर पर लगाता है या किसी को वार्निंग करता है, तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि आइदर सुप्रीम कोर्ट सुपर है या पार्लियामेंट सुपर है, न्यायपालिका या लोकतंत्र सुपर है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक तमिलनाडु के बिल की मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि 3 महीने से विलम्ब है, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी उन्होंने जो एक अपना सुझाव दिया कि इसको 3 महीना के अंदर में निपटा देना चाहिए, क्योंकि कोई अगर मामला लंबित है तो उससे बहुत दूसरे तरह का मामला माने जनता के बीच में जाता है। यदि वो समीक्षा करके किसी को सलाह दिया तो इसमें झल्लाने की क्या बात है, तरह तरह की टिप्पणी की क्या बात है। लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका समन्वय स्थापित करके नहीं चलेंगे तो देश के विकास में बाधा पहुंचेगी। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह जो है राष्ट्रपति को दिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को कहा था कि 3 महीने के भीतर राज्यपाल के द्वारा जो भेजे गए निलंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। इसी को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे पैनल में आज सभी मेहमान हैं। हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरे पैनल में अमिताभ कुमार है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। चंदन यादव है, छात्र राजद नेता है। और रामलला ठाकुर है, जदयू के जिला प्रवक्ता है। भारतीय सार्थिक पार्टी के साथ साथ मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता भी है, सुधीर ओझा चर्चित अधिवक्ता है। और वीरेंद्र राय है, जन स्वराज नेता है। सभी मेहमानों से जानेंगे कि जिस प्रकार से ये बातें निकलकर सामने आई, इस पर क्या कहेंगे। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम अभी संवैधानिक स्थिति जो है, चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि संवैधानिक स्थिति को बता दें। देखिए, देश का जो संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में गवर्नर के भी अधिकारों पर चर्चा हुई थी और गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए। उसके पीछे कारण ये सोच थी कि भारतवर्ष एक जो सेपरेशन हुआ था उसके दंश को झेल रहा था और इसके पहले कमजोर केंद्रीय सरकार होने के नाते ही ये देश कई बार इसको गुलामी झेलनी पड़ी थी। तो जो संविधान के निर्माता थे वे अब आगे ऐसी स्थिति न बने इसके लिए वो चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने भारतवर्ष के संविधान को एक तरफ जहां बहुत ही लचीला बनाया है, वहां दूसरी तरफ कठोर भी बनाया है। और उसमें गवर्नर जो है उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स उसने दिया, संविधान ने दिया उसको, कि वो अगर कोई भी बिल जब विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर अगर पास हो जाती है तो वो गवर्नर के एसेंट के लिए जाएगी, गवर्नर के हस्ताक्षर के लिए जाएगी। उसमें गवर्नर को ये डिस्क्रिशन था कि वो उसको रोक सकता है, उसको दोबारे भेज सकता है, फिर दोबारे आने पर वो फिर रोक के उसको राष्ट्रपति के उसके हस्ताक्षर के लिए वो राष्ट्रपति
के यहाँ भेज सकता है, ये प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन आपने देखा कि आज़ादी के बाद से ही आप लें अगर, तो आज़ादी के बाद से यहाँ सरकार रही कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार अपने गवर्नर के माध्यम से जितने भी राज्य सरकारें थी उसको डिस्टर्ब करने का काम किया। सबसे पहला काम 1959 में हुआ, जब वामपंथी चुनी हुई वामपंथी सरकार को केरल में, जिस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय वहाँ पर सरकार को डिसमिस किया गया था, नंबूदिरीपाद सरकार को, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और उसके बाद कांग्रेस कुख्यात रही इस मामले में कि अपने गवर्नर से रिपोर्ट मंगवा कर उसने विधानसभाओं को भंग किया, और जहां उसके मन लायक सरकारें नहीं थी उन सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। इस मामले में मैं मोदी सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने कम से कम 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन, सिवाय एक मणिपुर के, जहां मणिपुर में उसने देर से लगाया, उसको और पहले लगाना चाहिए था, उसको नहीं लगाया। लेकिन राज्यपाल जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संविधान कहता है कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर करते हैं? तो राष्ट्रपति अपने हर एक मामले में उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है या जो एग्जीक्यूटिव जो सरकार होती है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो राज्यपाल विभिन्न राज्यों में गए हुए हैं, और खास करके वहाँ जहाँ पर इनके ये अलग पार्टी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, वहाँ पर अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो केंद्र सरकार के इंस्टिगेशन पर ही करते होंगे, लेकिन केंद्र सरकार के सामने यह दिखाने के लिए कि हम जो है सो आपका ही काम यहाँ पर कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ऐसे बिल को भी, चूंकि आपको डिस्क्रिशन अगर कोई मिला हुआ है तो वो इसलिए मिला हुआ है कि आप कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जैसे कोई राज्य ये डिसाइड कर ले कि साहब हम भारत के संघ से अलग हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर गवर्नर को एक्ट करना है, डिस्क्रिशनरी पावर का ये करना है। लेकिन अगर कोई राज्य, अगर कोई सामान्य कोई कानून अगर वो बनाना चाह रहा है जिससे कोई बहुत बड़ा एक फेडरल स्ट्रक्चर पर, या भारत जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है उस पर अगर उसके जो चरित्र है उस पर कोई अगर फर्क नहीं पड़ता है, तो आप जिस राज्य के गवर्नर बन के गए हुए हैं, ठीक है, आप सेंटर के वहाँ पर एक एजेंट के रूप में आप वहाँ पर हैं, आपको देखते रहना है कि यहाँ की विधि व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं है। तो ये आप निश्चित रूप से सारे बिलों को अगर आप रोकेंगे तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कमजोरी आएगी। तो निश्चित रूप से एक बात ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के 10 बिल राज्यपाल के पास पड़े हुए थे और राज्यपाल उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। तो उसने एक टाइम फ्रेम किया कि टाइम फ्रेम ये किया कि साहब हम जो है सो आपको इतने दिनों के अंदर में आपको फिर दोबारा अगर भेजना हो तो भेजिए, फिर इतने दिनों के अंदर में अगर हूबहू वो लौट के आता है तो आप उस पर हस्ताक्षर कीजिए, अगर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम में राष्ट्रपति को भी दे दीजिए। और फिर आपने राष्ट्रपति को भी उसमें समेट लिया, जबकि राष्ट्रपति को जो अभी जो स्थिति ये है कि राष्ट्रपति हम लोग वो मानते हैं कि ठीक है कि वो ट्यूटेलर हेड ही हैं, एक दिखावे के प्रधानी है, चूंकि हम लोग के यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन उनकी एक प्रतिष्ठा है, वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। और कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाए। तो राष्ट्रपति पर जो एक उनके लिए जो आपने एक समय सीमा लगा दी, तो ये थोड़ा सा जनमानस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप जैसे राष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद है, मंत्रिपरिषद भी संवैधानिक पद है, उसी तरह से न्यायपालिका भी संवैधानिक पद है। और हम लोगों के देश में एक अमेरिका की तरह हम लोगों का सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं बनाया गया, लेकिन हम लोगों का ऐसा जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने ये कोशिश जरूर की कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए
कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, और उसी सुप्रीम कोर्ट में 142वीं धारा है संविधान की, जिसको अपने सामने रखकर इस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिस पर आपने देखा कि जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ महोदय जी, उनका काफी रिएक्शन आया है कि 142 के माध्यम से एक मिसाइल की तरह कोर्ट जो है सो प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग जो लोग एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जीने वाले लोग हैं और जो भारतीय संविधान को गहराई से देख रहे हैं, वे लोग इस स्थिति से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हुए हैं कि अगर ये स्थिति बनी रही, क्योंकि अगर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समन्वय नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से देश जो है सो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से इस पर विचार होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो राज्यपाल पर टिप्पणी आई थी, उस टिप्पणी, चूंकि सभी जानते हैं कि बिल लटका हुआ था, निश्चित रूप से उसमें तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आप 3 महीने से ज़्यादा कोई बिल लटका के नहीं रख सकते हैं। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है जो महामहिम उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ ने इसके बारे में बोला, वो कि उन्होंने, कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोलते बोलते राष्ट्रपति तक पर टिप्पणी कर दी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। धनखड़ साहब ने यह भी कहा, और उनका जो दूसरा था चिंता का विषय, वो था कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, जिनके घर से करोड़ों कैश बरामद हुआ, उस जज पे आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, उसका ट्रांसफर कर दिया गया और उसके न्यायिक समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, एक एफआईआर नहीं हुआ। तो ये सिर्फ धनखड़ साहब का ही नहीं है चिंता का विषय, ये हम लोगों के लिए भी, एक आम जनमानस को, हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं, हम लोग के लिए चिंतनीय विषय है। एक आम आदमी के घर से अगर, या एक अधिकारी के घर से उतने पैसे बरामद होंगे तो एफआईआर और उनको जेल भेजने की का काम तुरंत होता है, और एक न्यायाधीश के यहाँ हुआ तो वो उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है और हम लोग भी इसके लिए अंदर से सोचने के लिए विवश हैं कि ये कौन सा सिस्टम है जिसके तहत न्यायाधीश लोग भ्रष्टाचार भी करें तो इस दायरे से बाहर हैं। यही बात ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कहा था और हम सब लोगों का भी यही है विषय। क्या कहेंगे चंदा जी? देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, बट इतना जरूर समझता हूँ, जो आज उपराष्ट्रपति जी का जो टिप्पणी आया, वो पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही। इसलिए उनका स्टेटमेंट ये भी रहा, ये जज के घर में आग लगा, वहाँ से कैश बरामद हुआ, एफआईआर नहीं हुई। ये कब की बात है? अप्रॉक्स मुझे लगता है 15 दिन पहले ये कहानी दिल्ली में हुई। जज साहब को डिमोट करके इलाहाबाद भेज दिया गया, लेकिन ये स्टेटमेंट आज आता है कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के जो बिल है, एक लंबे समय से राज्यपाल के यहाँ रोक के रखा गया। जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो कोर्ट ने एक सलाह दिया है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो आप 3 महीने के भीतर इसको देखिए, इसको क्या करना है। एक तरह का ये सजेशन है, नहीं थ्रेट है और नहीं मुझे लगता है ना उनके कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप है। बस एक सलाह के तौर पे इन चीजों को, मेरे समझ से, मैंने पहले ही कहा कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, देखना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से धनखड़ जी का स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट पे ये मेरे समझ से ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ये सरकार में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुप्रीम कोर्ट को भी बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी पे कब्जा जमा रखा है, कहीं ना कहीं इनकी ये मंशा है, इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका मैंने उदाहरण ये दिया, जब 15 दिन पहले ये स्टेटमेंट इनका आना चाहिए, आना ही था, तो केस अगर होता, अगर वो उनके घर में कैश बरामद हुआ, जज साहब के आग लगी, तो इनका ये स्टेटमेंट 15 उसी दिन आ जाता, उनके उसके कल होके आता, तो मैं मानता कि चलिए भारतीय जनता पार्टी या उपराष्ट्रपति जी सजग है इन चीजों पे। लेकिन स्टेटमेंट कब आता है? जब सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए आता है, तब इनका स्टेटमेंट ये क्या है, ये क्या दर्शाता है। तो ये क्लियर है,
ये भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से सब चीजों को कंट्रोल करना चाहती है। क्या कहेंगे राम? देखिए, सबसे पहली बात है जे हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पॉलिटिकल तो हमारे बड़े भाई भी न्याय के रात दिन इनके नज़र में बहुत सारे केसे हैं और बहुत सी जानकारी उनको मुकम्मल हासिल है। लेकिन मेरा जहाँ तक कहना या जानना या आप लोगों के माध्यम से समझना हम चाह रहे हैं कि लोकसभा में जो बिल पास होता है, राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, बहुमत से बिल पास होता है, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल मोनोपोली कर करके स्टे कोई मैटर पर लगाता है या किसी को वार्निंग करता है, तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि आइदर सुप्रीम कोर्ट सुपर है या पार्लियामेंट सुपर है, न्यायपालिका या लोकतंत्र सुपर है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और जैसे कि अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने डिटेल बताया कि सबका कार्य प्रणाली अलग अलग है, हर का एक क्षेत्राधिकार है, जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो अपना कार्य प्रणाली का समीक्षा या विश्लेषण या उसका अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पार्लियामेंट के तहत जो भी या ये तमिलनाडु का केस हो या अभी फॉर टाइम बिंग जो वक्फ बोर्ड का केस हुआ है, उस पर पार्लियामेंट से भी पास होकर के राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर भी कोर्ट अपने इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट अपने इंडिविजुअल कैरेज से इसको स्टे करती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का फिक्सेशन करती है। तो ये मेरे समझ से परे की बात है, विशेष ये बताएंगे। आप तो अधिवक्ता भी हैं, क्या कहेंगे? लगातार आप केस को देखते हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वो ऊपर के बाद बता दें कि उपराष्ट्रपति का फिर उनका भी विचार है, क्या कहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226, 227 और 142 में पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है और न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वह उस पर हस्तक्षेप करे, देखे। जहाँ तक तमिलनाडु के बिल की मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि 3 महीने से विलम्ब है, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी उन्होंने जो एक अपना सुझाव दिया कि इसको 3 महीना के अंदर में निपटा देना चाहिए, क्योंकि कोई अगर मामला लंबित है तो उससे बहुत दूसरे तरह का मामला माने जनता के बीच में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत बात नहीं कही है और उसे अधिकार है कि न्याय कैसे सुलभ हो, कैसे जल्दी न्याय किसी को मिले। और सुप्रीम तो सुप्रीम है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, उसको संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है। अब जहाँ तक किसी हस्तक्षेप की बात है तो एक बात है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका इसमें टकराहट न हो तो देश आपका सुदृढ़ और सही ढंग से चलेगा। लेकिन पूर्व में जिस तरह से कांग्रेस लगातार सुप्रीम कोर्ट को अपना दबा के रखना चाह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट से जो चाहे सो ऑर्डर पास करा लें, कुछ न कुछ झलक इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो वह सुझाव आया है एकदम सही है और सुदृढ़ है। क्या कहेंगे वीरेंद्र राय जी? आज के लोकतंत्र में सलाह और सुझाव किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोर्ट ने जो सुझाव और सलाह दिया है, कोर्ट को समीक्षा करने का अधिकार है। यदि वो समीक्षा करके किसी को सलाह दिया तो इसमें झल्लाने की क्या बात है, तरह तरह की टिप्पणी की क्या बात है। लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका समन्वय स्थापित करके नहीं चलेंगे तो देश के विकास में बाधा पहुंचेगी। बिल्कुल, तो सभी वक्ताओं को आप सुन रहे थे। प्रोफेसर साहब के पास जाते आखिरी सवाल और संक्षेप में जी। ये बहुत स्पष्ट हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है तमिलनाडु के मामले में, वो कोई सलाह नहीं है, वो आदेश है जो उसने आर्टिकल 142 में, भारतीय संविधान की धारा 142 में जो उसको अधिकार मिले हुए हैं कि वो संपूर्ण न्याय के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है और उस निर्णय को वो जो है सो भेज सकती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके आधार पर लिया है। इसलिए वो ये है। अब सवाल उठता है कि जो बात मैं पहले से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को 142 संविधान में 142वें धारा के द्वारा ये अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार, इस अधिकार का प्रयोग अगर वो माने इस तरह के मामलों में, जिस मामले को वो सलाह देकर भी सुलझा ले सकती है, उसकी टिप्पणी से ही वो बात जो है सो सुलझ जा सकती है, उसमें अगर 142 का उपयोग बार बार करेगी तो उससे
न्यायपालिका और कार्यपालिका में या व्यवस्थापिका में टकराव की स्थिति बनेगी, जो देश के लिए सही नहीं है। बिल्कुल, और सभी वक्ताओं को आप सुन रहे थे, सभी वक्ताओं का अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रिया था। बने रहिए फैसले बिहार के साथ आगे में खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।